अच्छा, टीबीडब्ल्यू का सारा कुछ लाइक मेजर हिस्सा पहले का कवर हो चुका है, लेकिन एक आध गलती हो गई थी कुछ और नहीं, लाइक न्यूआंसेस वगैरह हैं, तो अब मैं इसलिए ना बेसिकली शुरू से ही बताने वाला हूँ। जो चीज़ें लेकिन अनचेंज होंगी वो मैं छोड़ दूँगा। तो सबसे पहली बात, ईमेल अब वो इंक्लूडेड ही नहीं है। जो हमें भेजे ना सिलेबस, उसके अंदर कोई ईमेल का जिक्र नहीं है, तो ये तो पहली बात ही ख़त्म, ठीक है। उसके अलावा फुल ब्लॉक लेटर फॉर्मेट, लास्ट टाइम मैंने लेटर फॉर्मेट बताते हुए एक आध गलती की थी। ये सब मैंने कहा था कि खाली सब्जेक्ट, मैंने सर से पूछा था कि क्या सब्जेक्ट कॉलन लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, जबकि मुझे उस वक्त सर ने कहा था कि ये सब्जेक्ट कॉलन करके सब्जेक्ट लाइन हेयर इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पेपर में खाली इस तरह से लिख दिया था, खाली सब्जेक्ट लाइन लिख दी थी, तो उसके मार्क्स कटे थे। तो ये सब्जेक्ट कॉलन स्पेस लिखना फॉर सम रीज़न लाजमी है। उसके अलावा एक आध और गलती ये थी कि मैंने कहा था कि आपने ऊपर यहाँ पे बता ही दिया अपना अपनी क्या नाम है पोस्ट वगैरह, तो आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मिड टर्म 1 के अंदर यहाँ पे फुल नेम के साथ नीचे यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन ना लिखने के मार्क्स कटे थे। तो ये कुछ चेंजेस हैं लेटर फॉर्मेट में जो बस बताने लायक थे, वरना वही वाली सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपका रिटर्न एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, डेट, फिर जो जिसको भेजना है उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद रिस्पेक्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, वरना बकाया सारा कुछ वैसा ही है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद 2 लाइनों के अंदर आपका सिग्नेचर, और उसके बाद नीचे आपका नेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर सिंसियरली एट्सेट्रा। तो इसका लाइक पास पेपर के अंदर लेटर का एक ही, लाइक अगर हम कवर लेटर वगैरह को ना देखें, जो मुझे एक पास पेपर मिला था उसके अंदर एक इस तरह का सवाल आया हुआ था कि आपको लेटर दिया हुआ आधे और आपको कहा बस कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख दो। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ खास बात करने वाली है नहीं। एनीवेज, तो कंक्लूजन के अंदर क्या होना चाहिए वो आपको पता ही है। अब मेमो फॉर्मेट वही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बस DTFS है। फिर आपकी हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे आप कोशिश करो कि यहाँ पे भी लिखो योर सिंसियरली वगैरह, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट है। जब मर्ज़ी कहते हैं कि ना भी लिखो कोई मसला नहीं है, जब मर्ज़ी कहते हैं लिखो, तो बेहतर है जस्ट बी सेफ लिख लो। तो ये बातें हो गई, मैं इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, आपने मेमो पहले भी बड़े लिख लिए हैं। तो कंटेंट गाइडलाइंस, मैंने पहले काफ़ी सरफेस लेवल ये बात की थी कि यू ओरिएंटेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब कैपिटल पनिशमेंट के इम्प्रूविंग सोसाइटी कह रहे हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा नेगेटिव कोरेस्पॉन्डेंस को मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि आपने लाइक बात बड़ी बफर करके, बहुत ज़्यादा पैडिंग करके, मतलब आपने हर बात को पॉजिटिवली फ्रेम करना है बेसिकली, कॉर्पोरेट कोर। उसके अलावा ऑलवेज एंड विद अ कॉल टू एक्शन, ये भी अप्लाई करता है, हाईलाइट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, ये बस परसुएसिवनेस बढ़ाने के लिए। तो अब जो थोड़ी सी एक आध एक्स्ट्रा बात है वो यही है कि अब इसको किताब के अंदर, मैंने जब सर से पूछा था ना, मुझे याद है कि लाइक मुझे ये मालूम था कि मिड टर्म 1 के अंदर लेटर के फॉर्मेट में मैंने जो बताया था उसमें एक आध मार्क्स मेरे भी कटे थे, दूसरे के एक आध और जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि यार मैंने तुम्हारा बताया वही किया था और बाद में मार्क्स कटे थे। तो मैंने सर को कहा सर मुझे एक फ़ॉर्मेट भेज दें, मतलब मुझे एक सैम्पल लेटर भेज दें, मतलब जो आपके ख्याल में फ़ॉर्मेट के लिहाज से परफेक्ट हो। तो उन्होंने मुझे जो मैंने कहा था वो भेजने की जगह ना GCR पे ना वो किताब से वो जो ABC वाला होता है ना, मैं दिखाई देता हूँ, ये भेज दिया था कि जो किताब के अंदर बस है वो स्क्रीनशॉट्स भेज दिए हुए थे। और इसके अंदर भेजा गया है मुझे न्यूट्रल कॉरेस्पॉन्डेंस, नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस, परसुएसिव कॉरेस्पॉन्डेंस, पॉजिटिव कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ऑब्वियसली इसके अंदर हम मजाक उड़ा सकते हैं, वो मैंने मांगा कुछ था फास्ट मूवमेंट एक्सेट्रा, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील करता है कि इनके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो इनके पास ये लेदर PDF बन के बैठी हुई है। मतलब आपको भी इस पैराडाइम को एक्नॉलेज करना चाहिए जब आप लिख रहे हो, कि आपको जब भी आपको कोई सवाल मिले आप उसको कोशिश करो इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक में डालने की कोशिश करो, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपना टेक्स्ट लिखो, वरना बस लाइक कॉन्शियस हो इन चीज़ों के, बस यही है यहाँ पे बताने वाली बात, कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इजी कोर्स है TBW, उसमें कुछ इतना है नहीं बताने वाला है सच। खैर नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर वही वाली बात, बफर्ड या क्लियर स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनिंग द बैड इवेंट। उसके अलावा जो भी आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन करते हो आपने उसके बाद आगे बताना है लाइक उसके अंदर उसके पॉजिटिव एंगल की तरफ ले जाना, कि लेकिन हमने इसको ठीक करने के लिए ये स्टेप्स नहीं है। मुझे याद है मैंने मिड 1 के अंदर ये किया था कि वो था ना लाइक डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए, मैं उसको बार बार इस तरह से फ्रेम कर रहा था कि
ये मसले आए थे, ये मसले आए थे, और उनको हल करने के लिए हमने ये किया कि अब हमने ये नया जनरेटर लगवा लिया था कि पावर आउटेज से हमें इफेक्ट ना हो, या सोलर लगा लिया इस तरह से। तो आप लाइक स्टेप्स के बारे में बात करो कि हाँ ये नेगेटिव चीज़ हुई है, लेकिन इसको हमने ठीक करने के लिए साथ साथ ये किया। और आपने झूठ ही बोलना ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्वियसली सारी फिक्शनल बातें हम लिख रहे हैं, हम रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। परसुएसिव कॉरस्पॉन्डेंस, इसके अंदर यही है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अब पॉजिटिव कॉरस्पॉन्डेंस में बस एक हल्की फुल्की यही बात है कि अगर उसके अंदर कोई कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि लेकिन आपके पास सिर्फ 5 दिनों का टाइम है ये अवेल करने के लिए, तो वो आपने लाजमी मेंशन करनी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो जो सर ने भेजा था ये उसकी यही समरी है। और न्यूट्रल कॉरस्पॉन्डेंस में लिटरली कुछ भी बताने वाला नहीं है, लिटरली बस बेयर बोन्स किस्म की कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ लिखा कुछ नहीं फ़ायदे का। IEEE साइटेशंस ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर कंपनी कल्चर एकेडमिक राइटिंग, इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 रिसर्च फॉर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, एकेडमिक राइटिंग वर्सेस वर्कप्लेस राइटिंग, ये भी बात चैप्टर 1 वाली ही है। ये प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, होपफुली आपको अभी तक पता चल गया होगा। मिड 2 की वीडियो में समझाया हुआ, इसमें कुछ है नहीं। इसके अंदर से आता सिर्फ यही है कि केस स्टडी आ जाती है। तो ये वही पास पेपर मैंने जो खोला हुआ है उसी के अंदर से मुझे मिला था एक सवाल, तो उसके बारे में कि यहाँ पे क्वालिटेटिव करनी है, किस किस्म की है। तो बस आपने वही उनको खुश करने के लिए वो की बज़वर्ड्स बोल देना और ये बज़वर्ड्स लाइक लाजमी आपने सोचना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये हुआ था। मुझे याद है मिड टर्म 1 के अंदर था शायद, कि उन्होंने कहा था कि कौन सी बुरी चीज़ की है XYZ पर्सन ने केस स्टडी के अंदर, तो उसके अंदर आपने ये बताना था बेसिकली कि प्लेजरिज्म की है। अब काफ़ी लोगों ने ऐसा ये आइडेंटिफाई करेक्टली की थी प्रॉब्लम कि उसने कॉपी वगैरह की है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली प्लेजरिज्म का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया हुआ था और उसके मार्क्स कटे। तो मतलब आप कोशिश करो कि आप उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करो जिस तरह की आपका TBW के इंस्ट्रक्टर चाहता है। और आपको अभी तक अंदाज़ा हो ही गया होगा 6 महीने उनके साथ रह के कि वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं। वो मेरे पर्सनली जो इंस्ट्रक्टर हैं वो मतलब चाहते हैं कि मैं हर चीज़ को ना थोड़ा, मतलब मेरे सर तो लाइक लिटरली कहते हैं कि अगर आपने इज़ंट लिख दिया ना इज़ नॉट की जगह, तो वो भी आप लेस फॉर्मल में चले गए। वो चाहते हैं कि आप वो जो होती है ना लाइक बेबीज़ फर्स्ट इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, उसके अंदर जो आप बिना वजह के एमिलियरेट वगैरह जैसे अल्फाज यूज़ कर रहे होते हो, जिसका मतलब जो एक्चुअली रियल लाइफ में कोई नहीं यूज़ करता, और हर चीज़ फिर आपके बार होते हैं कि लाइक दिस एग्ज्यूड्स दिस प्रेजेंस वगैरह ब्ला ब्ला। आपने मतलब इस तरह की ना मतलब बूर्जुआ से वर्ड्स यूज़ करना है। आपने एक्चुअल ह्यूमन कम्युनिकेशन जिस तरह से कैजुअल कॉन्वो होती है उस तरह के लफ्ज़ नहीं यूज़ करने फॉर सम रीज़न। ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि भाई लेकिन इसको क्लियर भी रखना है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि आपने बस जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसके अंदर आपने टेक्निकल जार्गन लिखनी है थोड़ी बहुत, लेकिन उस तरह की जिससे आपका TBW वाला टीचर फेमिलियर हो, तो मार्क्स मिलेंगे। अगर उनके ऊपर से गुजर गई तो बात ही ख़त्म। खैर, अच्छा, क्योंकि टीचर बाद में भी कहते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बैलेंस ही है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, ब्लैंकेटली मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, ये हो गई बात क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वगैरह की। उसके अलावा फॉर्मेटिंग रिपोर्ट्स, इसके रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है? रिपोर्ट एक लेटर या मेमो होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक मेमो रिपोर्ट है, क्योंकि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक मसला है, आपने उस मसले को हल करने के लिए और गेज करने के लिए कुछ रिसर्च कंडक्ट करनी है और उसको रिपोर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। और अगर इसको लाइक हम नेगेटिव वगैरह के लिहाज से देखें तो ये नेगेटिव कॉरस्पॉन्डेंस में आएगा, और इसके अंदर आपने मसले को थोड़ा बफर करके बताना है, लेकिन आपने उसके अंदर साथ ही फिर पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करना है जो भी आप मसला आइडेंटिफाई करो। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। पता नहीं क्यों मुझे लोग सर के जाने के लाइक TBW की वीडियो लिटरली कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, तो इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल रिपोर्ट्स दो किस्में होती हैं। उसके अंदर ये एग्जांपल्स है किताब के अंदर, प्रॉब्लम एनालिसिस, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स, पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है क्या क्या है, लिटरली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये एक बात है जो मैंने पिछली वीडियो में स्किप कर दी थी, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें रॉन्गफुली कहा था कि ओ बेटा एब्स्ट्रैक्ट्स वाला कुछ नहीं आएगा, और बाद में पेपर के अंदर कोई एक आध सवाल ही लाइक एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर आया था। वो ये था कि उनमें से एक सवाल ऐसा था मिड 2 के अंदर कि एब्स्ट्रैक्ट्स लिखने का फ़ायदा क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या यूटिलिटी ऑफर हो रही है। तो उसके अंदर जो उन्होंने लैंग्वेज चाहते थे ना, मतलब जैसे मैं वो प्लेजरिज्म वाली बात की है, जो वो कीवर्ड्स चाहते थे वो थे सिलेक्शन और इंडेक्सिंग। तो सिलेक्शन ये है कि मतलब आप रीडर चूज़ कर सकते हैं कि इफ़ दे वांट टू रीड द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट,
वो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट देख के उनको अंदाज़ा होता है कि बॉडी में क्या होगा, तो फिर वो उसको एक मेट्रिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं चूज़ करने के लिए कि क्या मैं ये पूरा पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, क्या ये मेरे पर अप्लाई करता है या नहीं करता, या मुझे पहले बातें पता है या नहीं पता, एट्सेट्रा। और इंडेक्सिंग वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो रिपोर्ट है ना, आपके एब्स्ट्रैक्ट के साथ उसकी ना लाइक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मतलब अगर आप एब्स्ट्रैक्ट की पहली लाइन के अंदर कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपकी रिपोर्ट की पहले सेक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड डिस्कस हुआ होगा। तो अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है आपकी और आप काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के साथ एंगेज कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने लाइक एब्स्ट्रैक्ट के नियर द मिडल एक सेंटेंस के अंदर कोई और बात की हुई है और उससे इमीडिएटली अगले सेंटेंस में कोई और बात की हुई है, उसको पता है कि इस वाले सेक्शन के बाद अगला ये सेक्शन है, और मैंने और अगर उसने खाली वो पढ़ना होगा वो वाला सेक्शन स्किप करके नेविगेट कर सकता है। अब क्या ये रिटार्डेड है? हाँ, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स भी होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इसीलिए होता है, लेकिन इन्होंने इसको प्रेजेंट ऐसे किया था जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट की एक यूटिलिटी है जिसके लिए एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं, लेकिन मेजर जो है वो सिलेक्शन और समराइजेशन है। तो खैर ये 3 मैंने लिख दिए थे अपने पेपर में, मेरे मार्क्स आ गए थे उस वाले सवाल में। तो वही वाली बात जो कीवर्ड चाहते थे वही है। एनीवेज, एलिमेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स, तो वही वाली बात इधर भी कि एग्जैक्ट यही वर्डिंग यूज़ करनी है कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड के। आप इंट्रो लिख दोगे तो शायद वो लाइक गुस्सा हो जाए मार्क्स काट दें कि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। वो आपको याद होगा मिड 2 के अंदर सवाल आया था कि आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन सा हिस्सा कौन सा है, लाइन सेंटेंस 1 क्या है, वो ये कौन सा है, ये क्या है वगैरह एक्सेट्रा। तो उसके अंदर कुछ लोगों ने ये चीज़ें लाइक एग्जैक्ट ये वर्डिंग नहीं यूज़ की हुई थी और उसके भी मार्क्स कटे हुए थे। तो बड़ी सिंपल चीज़ है, आपको ये लाइक फिंगर टिप्स में होना चाहिए क्योंकि आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने को आ भी सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड मतलब AI इज़ अ फ्लेजिंग फील्ड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है और समथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस, वी हैव डिसाइडेड टू ब्ला 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 दिस प्रॉब्लम एट्सेट्रा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एट्सेट्रा इस तरह से आ जाएगी। उसके अलावा मेथडोलॉजी क्या की है, रिजल्ट्स क्या आए हैं, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स काइंडा रिलेटेड हैं बट हल्का फुल्का हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर आप स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कंक्लूजन के अंदर आप हो सकता है एक जनरल लाइक लिड डाल रहे हो टॉपिक के ऊपर, और रिकमेंडेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स में आ सकते हैं, मतलब पैराग्राफ लिखा होगा, उसके बाद नीचे कीवर्ड्स की हेडिंग यूं ही देके जैसे मे कॉमा इंक्लूड कीवर्ड्स लाइक दिस से लिखा हुआ, तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स होंगे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑनलाइन इंडेक्सिंग के अंदर लाइक SEO टाइप शिट के लिए होता है मेरा ख्याल है और समथिंग। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट का किस तरह से सवाल आता है, वो इस तरह से आता है कि ये इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट दी हुई है आपको और आपको कहा हुआ है ये 10 मार्क्स का सवाल है कि बस एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना। तो आधा काम है कि बस समझो सारा कुछ, हाईलाइट करो। जैसे यहाँ पे इस बंदे ने जिसने भी अटैम्प्ट किया हुआ उसने लाइक अंडरलाइन किया हुआ 79% ऑफ स्टूडेंट्स रेटेड DDL इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल। तो लाइक आप पढ़ो, आइडेंटिफाई करो कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। क्या चाहिए होगी? ये चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये सारा कुछ उसी ऑर्डर में लिखा होगा जिस ऑर्डर में आपने बेसिकली लिखना है। तो बहुत सिंपल है, आपने बस रीड करके अंडरलाइन करते जाना और बाद में उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख देना, और इसके 10 मार्क्स हैं। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशनल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इन्फॉर्मेशनल एब्स्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी डालते हो। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहते हो, मतलब आप डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। आप बस कहते हो इन आवर रिपोर्ट वी टॉक अबाउट XYZ टॉपिक एंड देन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड वी शेयर कंक्लूजन्स, वी शेयर आवर रिकमेंडेशंस। जबकि एक इन्फॉर्मेशनल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप अपने टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लिया, उसके बाद आप कहोगे हमारा इतने % ये हुआ है, उसके बाद फिर मेरी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है कि इस जगह पे ये वाली चीज़ करो। तो इन्फॉर्मेशनल और डिस्क्रिप्टिव में ये फ़र्क है। डिस्क्रिप्टिव थोड़े रिलेटिवली इंफॉर्मेशन में के हवाले से कम यूज़फुल होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा होता है लाइक इंट्रीग रखने के लिए एट्सेट्रा। अच्छा, चैप्टर 15 प्रेजेंटेशंस जो मैंने पहले बात की थी, उसके अलावा एक आध ये बातें भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने उसके अंदर केस स्टडीज़ वगैरह में, कि नो योर लिसनर्स। ये तो आपको पता ही है। आप इस तरह की इतनी वेग ओपन एंडेड एडवाइस जो है, जो हर किसी को पता होगी, आप लिखोगे ना उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे अप्लाई दी ABC फॉर्मेट या फिर प्रीचर्स मैक्सिम किताब के अंदर, और हमें टीचर ने भी लाइक बताया था कि एक चीज़ है जी प्रीचर्स मैक्सिमम, और ये है कि फर्स्ट यू टेल देम व्हाट यू गोना टेल देम, देन यू टेल इट टू देम, देन यू टेल देम व्हाट यू जस्ट टोल्ड देम। तो व्हाट द फक डिड आई जस्ट से, वो ये था कि इंट्रो, बॉडी, समरी, दैट्स लिटरली इट। ठीक है, तो ABC फॉर्मेट भी यही है। तो आप जब
प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, या फिर जो हाइपोथेटिकल बंदा होगा केस स्टडी के अंदर जो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, आपसे जब कहा जाएगा इसने क्या गलत किया क्या सही किया, तो आपने ये कहना कि उसने टीचर्स मैक्सिमम फॉलो किया है, बड़ा अच्छा बच्चा है। स्टिक टू अ फ्यू मेन पॉइंट्स, क्योंकि ऑडियंस रिटार्डेड होती है, आप भी रिटार्डेड हो। अच्छा, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अवॉइड फिलर वर्ड्स, मतलब एट्सेट्रा, सो, एनीवेज एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको अवॉइड करना है, और वो कैसे होएगा? प्रैक्टिस इनसे। और आपको अगर थरली टॉपिक के बारे में पता होगा, और आपको आपने डिज़ाइन करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को सोचा होगा इन चीज़ों के बारे में मैंने कहना क्या है इस मौके पर, तो अगर इस तरह की बात केस स्टडी में डिस्कस हो रही है तो आपको पता है कि आपने ये एडवाइस देनी है उस हाइपोथेटिकल इंसान को। क्वेश्चंस एज टूल्स फॉर एंगेजमेंट, तो यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हो सकता है कि लाइक आप गेसिंग गेम वगैरह करा दो कि ओ डज एनीवन नो, या इस तरह से हाउ मेनी ऑफ यू, वैसे वो रिटोरिकल में आ जाता है, पर्पस रेटरिक की है। उसके अलावा वही आई कॉन्टैक्ट वाली चीज़, 3 विंग्ड ऑडियंस टाइप शर्ट के ऑडियंस के 3 विंग्स होते हैं, आप फ्रंट पे देखते हो या लेफ्ट विंग पे देखते हो, राइट विंग पे देखते हो। राइट विंग पे रेसिस्ट होते हैं, इसलिए हम फिर ज़्यादा लेफ्ट विंग पे देख लेते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं खाली देखते रहना, मल्टीपल विंग्स को आपने एक्नॉलेज करना है। ये खैर, चैप्टर 15 प्रेजेंटेशन कंटिन्यूएशन, वो यही है कि यहाँ पे उन्होंने स्लाइड्स के बारे में बात की हुई है कि स्लाइड्स में क्या होना चाहिए। तो कुछ बातें तो हमें पहले ही पता है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आपकी ये ना हो कि इमेज थोड़ी देर के लिए आए, एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो, ज़्यादा कलर्स यूज़ हुए हों एट्सेट्रा। उसके अलावा जो बातें हैं वो ये है कि आपने जो बना रहे हो स्लाइड्स, वो बनाते हुए आपने सोचना है कि इस पॉइंट पे मैं क्या कह रहा हूँ, और आपने सोचना है कि ये किस तरह से मुझे मेरा पॉइंट लाइक जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आगे कम अक्रॉस कराने के लिए यूज़फुल हो। कंसिडर अल्टरनेटिव्स बुलेट लिस्ट, इसके अंदर यही है कि जैसे मैं हर जगह बुलेट लिस्ट डाल देता हूँ, वो थोड़ा सा ना रिपीटेटिव और सेम ही हो जाता है। अगर मैं लो एफर्ट काम ना कर रहा होता ना स्लाइड्स के हवाले से, तो मैं इस तरह की चीज़ें भी करता कि अगर 2 कंपीटिंग आइडियाज़ हैं तो मैं यहाँ पे एक आई गेस मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इससे। लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस में देखा होगा लाइक 4 स्प्लिट बार्स और 2 सर्कल अप्रोचेस, मतलब यहाँ पे 2 आइडियाज़ हैं डिफरेंट, मतलब ये 2 टाइप्स हैं रिपेयर मैकेनिज़म्स के, तो इनको मैंने मतलब 2 सर्कल्स में लिखा है। बुलेट पॉइंट्स में भी मैं लिख सकता था, लेकिन ये ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है। इस तरह की चीज़ें मतलब जैसे एक और सिविक्स की जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हमने लाइक 4 वाली भी की थी, बुलेट पॉइंट्स की जगह आइकॉन्स यूज़ करना, ये है 4 बॉक्स प्लॉट। मतलब इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो कि ये अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखता बहुत ज़्यादा अनअपीलिंग लगता, लेकिन जब आप इस तरह से आइकॉन्स वगैरह के साथ करते हो तो ऑल ऑफ अ सडन बेहतर लगना शुरू हो जाता। तो स्लाइड डिज़ाइन के बारे में ये बात है। उसके अलावा ऑलवेज़ प्लान फॉर टेक्नोलॉजी टू फेल, हो सकता है आपका प्रोजेक्टर ख़राब हो जाए। मैं इसका एक सोल्यूशन ये है जो मैंने अनआयरॉनिकली किया हुआ, वो ये है कि मैं एक बोर्ड मार्कर लेके आया हुआ था एक प्रेजेंटेशन के लिए, और जब भी लाइक प्रोजेक्टर ख़राब होता था मैं बोर्ड मार्कर से शुरू होता था। तो आप ये भी बात लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस तरह से ये इसके लिए कुछ कर सकता था। अच्छा, उसके बाद द जॉब सर्च है, उसके अंदर बड़ी बॉयलर प्लेट एडवाइस है कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए। उसके अलावा नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट वगैरह, जो बहुत ऑब्वियस बातें हैं। टेलर योर रेज़्यूमे फॉर द कंपनी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रेज़्यूमेज़ हैं वो बैचेस में रिव्यू होती हैं, बड़े इम्पेशेंटली होती हैं, और हल्की फुल्की भी ऊंच नीच हो जाए ना लोगों की डिज़ायर्ड कैंडिडेट की आइडियाज़ है तो आपके वो साथ ही फेंक फूंक देते हैं कि उनके पास बंदे काम नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म की कंपनी है, किस किस्म के लोग हैं उसके अंदर, ताकि आप उसके लिए ऐसे टेलर कर सको। उसके हाँ, ये राइट है जॉब एप्लीकेशन कवर लेटर। अच्छा, अब कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन आप अपनी रेज्यूमे के साथ भेजते हो बेसिकली, इसके साथ आप अपनी रेज्यूमे भेजते हो, ए बी जो भी है। अच्छा, खैर यहाँ पे ना इन्होंने सवाल ये दिया हुआ है कि आर्बिसॉफ्ट लाहौर के अंदर आपने अप्लाई करना है, और उन्होंने ना ये 20 दिसंबर को पेपर हुआ था, उन्होंने 14 दिसंबर को जो डॉन के अखबार में जॉब पोस्टिंग्स आई हुई थी ना उसमें से एक स्क्रीनशॉट लिया जो उन्होंने पेपर में डाल दिया हुआ डॉन के अखबार से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इस बार भी अखबार खोल के देख लें, तो मैं वो देख चुका हूँ, कुछ खास नहीं मिला मुझे। बस हल्का फुल्का लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें मिली, कोई ख़ास इस तरह की आर्बिसॉफ्ट जैसी चीज़ नहीं मिली। तो लेकिन इन्होंने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं कि मतलब आपको पूरा ये दे देते हैं
ब्रोशर, और आपको कहते हैं कि चलो आपने जिसके लिए हायर करना है कर, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के लिए करना है, DS के लिए करना है, प्रोग्रामर के लिए करना है, आपकी मर्ज़ी है, या हो सकता है बता भी ना। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है यू मे फिक्शनलाइज सम पार्ट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डिग्री प्रोग्राम एंड अदर एक्सपीरियंसेस नॉट येट एक्वायर्ड। तो उन्होंने लिटरली आपको कहा है झूठ बोल लो। तो उसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी लेटर के लिए, जैसे एड्रेस है आरबीसॉफ्ट का, वो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है 25 कैनाल रोड, वेस्टवुड कॉलोनी एट्सेट्रा। तो हाँ ठीक है, इस तरह से आपको दिया होगा। अब आपने चूज़ कर लिया लेट्स से कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना, तो अब आपने देखना है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अब इससे पहले कि हम कुछ लिख सकें हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि उनका डिज़ायर्ड फॉर्मेट क्या है। तो अब मैं इसी को ना पहले फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद मैं सैम्पल पैराग्राफ शेयर करूंगा जो मैंने GPT से जनरेट करवाया। मैंने खुद नहीं लिखा क्योंकि हम लेज़ी। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि वाई आर यू राइटिंग, और स्पेसिफिकली किस पोजीशन के लिए। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये है सैम्पल के जो फॉर्मेट है हमारा, उसके अंदर ये है कि आपने बताना है कि आप स्पेसिफिकली किस लिए लिख रहे हो। ऑब्वियसली आप जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हो, लेकिन अगले बंदे को नहीं पता ना, जो सारी ईमेल्स आती हैं, काफ़ी किस्म की ईमेल्स आ सकती हैं। तो आपने बताना है कि मैं इस जगह पे ये देखा वे यू लर्न अबाउट द पोजीशन, और मैं स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद आपने बताना है लाइक हाउ योर एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैचेस द पोजीशन। अब ये लिखा ये बात था हमें कि ये लिखना है, लेकिन मेरी जो एस्टिमेशन है वो ये है कि आपने बस एक ब्लैंकेट क्लेम डाल देना है कि आई बिलीव दैट आई वुड बी अ गुड फिट। इस एक सेकंड, मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं पहले एग्जांपल दिखा दूँ। तो यहाँ पे रेड के अंदर और ब्लू के अंदर आप देख सकते हो पर्पस और वेयर यू लर्न वाली बात। ठीक है, I'm writing to express my interest in the software engineer position at Arbasoft as advertised in the Dawn newspaper on December 14, 2023. As a final year BS computer science student at Fazlahar, I believe that both my academic foundation and my practical experience with full stack development align closely with the qualifications and responsibilities mentioned in the job posting. तो यहाँ पे आपने वेरी ब्रीफली आपने ना अपने कुछ स्किल्स का जिक्र कर दिया फुल स्टैक डेवलपमेंट का, और आपने एक्नॉलेज किया कि मैंने आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह पढ़ी और आई बिलीव कि मैं फ़िट होता हूँ। लिटरली बस यहाँ पे ये लिखना है, लेकिन हमें वो जो पैटर्न दिया हुआ था उसमें ये कहा हुआ था कि लाइक आपने बताना है कि हाउ यू वुड बी। अब हाउ के लिए तो सेकंड पैराग्राफ है पूरा, जिसके अंदर आपने बताने स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे आपने बस बड़ा सरफेस लेवल सा बताना है, मतलब आपने बस ये इसी तरह का आपने कुछ लिख देना। खैर, सेकंड पैराग्राफ जो आपका, उसके अंदर आप इसको एविडेंस करोगे जो आपने भी क्लेम किया है कि मेरी जो स्किल्स हैं ना वो आई थिंक बड़ी यूज़फुल होंगी आपके लिए। तो कौन सी स्किल्स भाई, राइट, लाइक आपने बताना है कि आपने किस तरह से वो स्किल्स यूज़ की हैं, डेवलप की हैं। इसके बारे में आप बता दोगे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर ये वाली स्किल मैंने ये मेरी स्किल शो होती है इससे एट्सेट्रा। उसके अलावा जब ये एनेक्डोट्स आप बता दोगे अपनी एक आध मेजर स्किल्स के बारे में जो लाइक आपकी जॉब पोस्टिंग जो है उसकी क्वालिफिकेशंस के साथ रेलेवेंट है, तो आपने बस लाइक क्लोज ऑफ करने के लिए थोड़ी सी ट्रांजिशन डालनी है कि आई बिलीव दैट दिस अलाइंस वेरी वेल विद द क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड, और फिर आपने साथ आना है पिवट करना है फ्यूचर प्लान्स के ऊपर कि एज अ प्रोफेशनल आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो उसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो कि माई फ्यूचर गोल इज़ टू कंटिन्यू मेकिंग गुड सॉफ्टवेयर वट एवर द फक। तो बड़ा सरफेस लेवल रखना है इसको, कोई इतना डिटेल में नहीं जाना कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years, वो नहीं करना। कर भी लो यार, आई डोंट केयर। अच्छा खैर, तो सैम्पल के अंदर ये है कि यहाँ पे मैंने वो नज़र आ रहा है, एक सेकंड, लिखा था ना कि एविडेंस आपने बताना, तो उसने एविडेंस इस तरह से दी है कि ओवर द पास्ट 2 years आई हैव वर्कड ऑन सेवरल यूनिवर्सिटी एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द स्किल्स आरबीसॉफ्ट इज सीकिंग। तो ये मेजर पॉइंट है। अब इसकी सपोर्टिंग जो 2 डिटेल्स हैं कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ, वो है आई डेवलप्ड अ CI/CD इनेबल्ड वेब पोर्टल यूजिंग जेंकिंस एंड गिटहब एक्शंस। वैसे इसने एक ही एग्जांपल दी है ये वाली, उसके अलावा इन्होंने मेरा ख्याल है और नहीं दी। हाँ, उसने उसी वाली को बस एक ही एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेवर माइंड, दूसरी भी की हुई है। एडिशनली ड्यूरिंग माई समर इंटर्नशिप एट सिस्टम्स लिमिटेड, तो उसने ये भी स्निकली मेंशन कर दिया कि आई हैव अदर एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर वही बात, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट सारा कुछ आना, एक चीज़ पे नहीं रहना, खाली एकेडमिक पे भी नहीं रहना, खाली वर्क पे भी नहीं रहना, खाली स्किल्स पे भी नहीं रहना। मल्टीपल करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी बीच में हिंट कर दिया कि मैंने इंटर्नशिप की थी और उधर मैंने ये काम किया।
एट्सेट्रा। तो आप इधर इस तरह की बुलशिट लिख सकते हो, जो मर्जी टेक जार्गन लिख दो और आपको कि मैंने 20% एफिशिएंसी बढ़ा दी, नो वन केयर्स, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि यू कैन फिक्शनलाइज सम पार्ट्स। तो आगे जो है रेलेवेंसी विद द जॉब, वो वाली ट्रांजिशन, वो लिखा हुआ है कि दीज एक्सपीरियंसेस हैव डायरेक्टली प्रिपेयर्ड मी टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस फॉर रोबस्ट बैक एंड डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस। और फिर वो जो पिवट था फ्यूचर प्लान्स के लिए कि माई फ्यूचर गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट टू इम्पैक्टफुल लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वाइल कंटिन्यूइंग टू ग्रो एज अ फुल स्टैक इंजीनियर विद इन एन एजाइल टीम। तो इसने बहुत ज़्यादा ना बज़वर्ड्स बोल दिए हैं बस, और मेरा ख्याल है कि ये लोग यही चाहते हैं कि हम बस जो लेटेस्ट बज़वर्ड्स हैं AI, एजाइल एट्सेट्रा वो बोल दो, अगला बंदा खुश हो जाएगा। तो सेकंड पैराग्राफ में आपने ये करना है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या है, मेंशन द की पॉजिटिव रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लेन हाउ यू फिट देम यूजिंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। ये बड़ा रिपीटेटिव होता अगर हम ये ना करते, वरना ये पॉइंट लिटरली यही है कि जो आपने भी बात की वही करो। मतलब अभी हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे पास ये स्किल्स है और यही स्किल्स आप चाहते हो तो इसलिए मुझे रख लो। यहाँ पे इन्होंने एक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही बात की हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बस एम्फेसिस ये है कि आपने उनकी पोजीशन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना है और आपने कहना है कि हाँ इसको भी मैं कर सकता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ एटसेट्रा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है, योर जॉब डिस्क्रिप्शन emphasizes experience with CI/CD, Spring Framework and front-end techniques such as Angular and React, all of which are areas I have hands-on experience with. My resume, यहाँ पे आप डिफर कर दो अपनी रेज्यूमे वगैरह के ऊपर और यहाँ पे बात खत्म कर दो। वहाँ पे कॉन्क्रीट एग्जांपल्स थे, यहाँ पे आप रेज्यूमे को कर लो या वाइस वर्सा, आपकी मर्जी है। मेरा ख्याल है ये वाली फ्लो जो GBT ने जनरेट की है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे लाइक सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप रेज्यूमे की तरफ डिफर कर रहे हो फॉर फर्दर डिटेल्स आपकी ही, और आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपने स्पेसिफिकली ये जो चीज़ें हैं मेरे पास पढ़ी हैं। अच्छा, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़े से चुकने हैं कि आप बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा ज़्यादा नहीं, लेकिन सर ने हमें कहा था कि आपने ज़्यादा नहीं उनको कहना है कि बिकॉज यू आर द बेस्ट वगैरह, इस तरह से नहीं करना। हाउ यू विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल, तो सबसे पहली बात जो थोड़े से कहना था कि आप बड़े अच्छे हैं। वट पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड मी टू आरबीसॉफ्ट इज़ योर रोल एज अ ब्ला 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 ब्ला, कोई रैंडम कॉम्प्लीमेंट बस एक, और उसके बाद कीप इट प्रोफेशनल, ज़्यादा आपने नहीं गिरना। आगे फिर आपने आ जाना है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट विद माई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मैं आपके इस गोल को ही, इसने यहाँ पे बेसिकली उस गोल को ही थोड़ा सा यूज़ किया और उससे थोड़ा सा रिवर्ट किया, या वही है कॉर्पोरेट जार्गन है। और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ आ जाता है। क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर आपने एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करना है कि दैट यू आर सीकिंग टू गेट एन इंटरव्यू। मतलब आप खाली बस यहाँ पे ना छोड़ दो कि ओके ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो है, ये मुझे समझ आइए कि सर ये चाहता था। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सर ने जब लाइक स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ था कि रिमेंबर दैट इट इज़ अ इंटरव्यू दैट यू वांट, मतलब लाइक बड़ा एम्फेसिस के साथ उन्होंने लाइक लिखा हुआ था अपनी स्लाइड्स के अंदर। तो उसकी वजह से मुझे ये महसूस होता है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन करना अच्छा रहेगा कि आप ईगरनेस शो करो कि ओ हम बकाया बातें तब कर लेंगे बेबी गर्ल और समथिंग। तो यहाँ पे फिर आपने बस ये बताना है कि कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है और फिर आपने बस क्लोजिंग कर देनी है। तो ये उसकी एग्जांपल है। I would welcome the opportunity to further discuss how my background, skills and enthusiasm for software engineering align with the goals of Arbisoft. मतलब आपने थोड़ा सा ओपन एडिट छोड़ दिया, बस आप लाइक ड्रॉ कर रहे हो कंक्लूजन की तरफ, लीड इन टाइप है। और आई एम वेरी ईगर टू मीट यू इन पर्सन, एक्सप्लोर हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट योर टीम, ये बेसिकली आपने इंटरव्यू को रेफरेंस किया। एंड देन यू कैन रीच मी एट दिस ईमेल और बाय फोन एट दिस, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ गई। और फिर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, प्लीज़ फाइंड माई रेज्यूमे इंक्लूज्ड फॉर योर रिव्यू। और फिर आपने जब नीचे यहाँ पे आना है ना, तो आपने इंक्लूजर्स को इस तरह से लिखना, सही है। तो और अगर आपने कोई और भी चीज़ें लिखी हैं, आपने अगर कहा कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है वगैरह, तो आप यहाँ पे कॉमा डाल के वो अगले सर्टिफिकेट का भी मेंशन कर सकते हो कि दिस सर्टिफिकेट, और अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी लिख सकते हो एट्सेट्रा। तो आप ये भी कह सकते हो आई हैव अटैच्ड माय ट्रांसक्रिप्ट एज वेल एज दिस। तो उसके लिए आप इंक्लूजर के लिए यहाँ पे रेज्यूमे कॉमा ट्रांसक्रिप्ट कॉमा इस तरह से जो भी है वो लिस्ट कर दो। ये सवाल आते रहते हैं। और अभी तक कवर लेटर ना किसी क्विज़ वगैरह में टेस्ट हुआ है ना किसी मिड में हुआ, तो ये बेसिकली लाजमी है क्या आएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतनी देर लगाई। तो एक बार फाइनली रिवाइज़ कर दूँ क्योंकि मैंने बड़ा लाइक जंप अराउंड किया। फर्स्ट पैराग्राफ का सिर्फ और सिर्फ यही है, बहुत सिंपल है, पर्पस ऑफ राइटिंग, वेयर यू फाउंड आउट अबाउट इट, और आपने बस ये कह देना है कि आई बिलीव चूँकि मेरे पास ये स्किल्स हैं मैं ये कर सकता हूँ। ये बेसिकली एक टेस्ट है अगले पैराग्राफ के, एक ट्रांजिशनरी हुक की तरह समझ लो।
तो सेकंड पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपने जो यहाँ पे बात की है अपनी स्किल्स की, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एकेडमिक फाउंडेशन, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैश आउट करोगे विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। फिर आपने साथ ही फ्यूचर प्लान्स पे आ जाना है रेलेवेंसी विद जॉब करके। ये सेकंड पैराग्राफ है। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने रिक्वायरमेंट, अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल फोकस करना है। पहले आपके पास था यू फोकस, मतलब आप अपने आप को बड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये वाला पैराग्राफ के अंदर टोनल शिफ्ट ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा हम फोकस्ड हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट है और मैं आपको इस तरह से मदद कर सकता हूँ, और पर्सनली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए आना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से ये फ़र्क है सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में। और फिर फाइनली बात हो गई है। अच्छा, अब उसके अलावा द जॉब सर्च के अंदर से ये भी आ जाते हैं लाइक एक आध केस स्टडीज़ वगैरह कि व्हाट शुड यू डू बिफोर द इंटरव्यू, मेंशन एनी 2 टाइप्स विद एग्जांपल्स, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च शुड यू डू। तो यहाँ पे एक बंदा बताया हुआ है, उसकी कहानी बताई हुई है कि उसने ये किया हुआ है, उसका ये एक्सपीरियंस है, उसने इतने साल पढ़ा है, ये किया है, तो इंटरव्यू प्रोसेस ये है और उसको इतना कुछ पता है, तो अब उसको क्या करना चाहिए इन मसलों को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक आप कर ही लोगे, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, वही बस कॉमन सेंस ही है। तो TBW में जो देखने वाली चीज़ें थी ये फॉर्मेट्स वगैरह ही थे, और मेरा ख्याल है वो बात हो गई है। तो इसको इतना ही रखना है।